न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ आपको देश दुनिया की जो खबरें दिखाएंगे उसमें सबसे बड़ी खबर अभी की जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के, यानी कि अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी उसके तहत 50% जो आखिरी सैलरी ड्रॉ करेंगे केंद्रीय कर्मचारी, उसका 50% पेंशन के तौर पर मिल सकेगा। और इसके साथ ही साथ ये जो पेंशन स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। तो क्या है ये पूरी पेंशन स्कीम, क्या है केंद्रीय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, इसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सियासत की भी बात करेंगे कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ उस पर बीजेपी इतनी हमलावर क्यों है। बीजेपी ने तमाम सवाल कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से पूछे हैं कि आखिर किस तरह से धारा 370 और 35A पर उसका क्या स्टैंड है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वो तो बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि नक्सलवाद पर प्रहार करने के लिए किस तरह से अंतिम रणनीति बना रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2026 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। नक्सलियों के समर्पण की एक नई नीति लेकर आ रही है सरकार, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी। लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ, 1 अप्रैल 2025 से होगा लागू। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई और महत्वपूर्ण फैसले। बायो E3 पर भी कैबिनेट ने लगाई मुहर। विज्ञान धारा स्कीम के लिए 10,579 करोड़ रुपए को मंजूरी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा का चौतरफा हमला। कांग्रेस की नीति और नीयत पर उठाए सवाल। कांग्रेस पर सत्ता के लालच में देश हित को दरकिनार करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से निपटने पर महामंथन। अमित शाह ने कहा वामपंथी उग्रवाद पर मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का समय। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की जताई प्रतिबद्धता। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भी सीबीआई ने शुरू की जांच। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन सोनोबॉय की बिक्री को दी मंजूरी। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री से रक्षा सहयोग समेत विभिन्न मुद्दों पर की व्यापक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान का करेंगे दौरा। जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदी को करेंगे सम्मानित। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन सत्र को भी करेंगे संबोधित। और पिछले 3 दशक में त्रिपुरा में आई सबसे भीषण बाढ़ में 1,28,000 लोग बेघर।
बाढ़ की स्थिति पर सीएम माणिक साहा ने अगरतला में बुलाई सर्वदलीय बैठक। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे। और भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने कहा, देश के लिए क्रिकेट खेलना जीवन का सबसे अहम पल। प्यार और समर्थन के लिए फैंस का जताया धन्यवाद। तो सबसे पहले न्यूज नाइट में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अहम बैठक हुई, जिसमें 3 बड़े अहम फैसले लिए गए। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है और इसमें एश्योर्ड पेंशन की राशि रिटायरमेंट के 12 महीने की बेसिक पे की 50% होगी और न्यूनतम पेंशन की राशि 10,000 रुपए होगी। की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमेटी ने डिस्कशंस किए, मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। और केंद्रीय कैबिनेट ने बायो E3 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। इसके तहत बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने रखेंगे जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला है आज का, सबसे पहला फैसला है बायो E3। सब जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, आईटी रेवोल्यूशन था, वैसे ही आगे आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस से रिलेटेड जितने फील्ड्स हैं उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी फ्रेमवर्क बने, तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और केंद्रीय कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। विज्ञान धारा स्कीम के लिए 10,579 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से बहुत विश्वास रहा है, इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा फोकस एक रख के आज एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का अप्रूवल हुआ है। विज्ञान धारा स्कीम 10,579 करोड़ रुपीस की ये स्कीम अप्रूव की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। दरअसल सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दी गई है, जिसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, और इसका देश भर के पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और इस फैसले को लेकर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए उनको सुनते हैं। आज हम लोग बहुत थैंकफुल हैं जीसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने नेशनल काउंसिल जीसीएम स्टाफ साइड को इनवाइट किया बात करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। तो जो 32 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए बड़े गौरवपूर्ण क्षण है। उनके साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और उन्होंने जो हमारे 2004 के बाद पूरे केंद्र सरकार में, मैं तो कहूँगा राज्य सरकारों पर भी उसका बाद में असर आएगा, तो उनके जो कर्मचारी हैं वो जो 2004 के बाद स्पेकुलेशन या मार्केट के ऊपर छोड़ दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने जो है वो एक एश्योर्ड पेंशन सिस्टम की बात की है और आने वाले समय में जो भी रिटायर होगा या जो रिटायर हो चुके भी हैं उनको अपने वेतन जो मिल रहा होगा उसका 50% जो है वो तनख्वाह का मिलेगा और उसके ऊपर भी डीएनएस राहत मिलने का काम होगा। हमें जैसा बताया गया है कि हमारे जो फैमिली पेंशन है वो भी जो है वो 60% उस पर डीएनएस राहत देने की बात की गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपये करने की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के हम अगर देखते हैं तो ये जो हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उन्होंने आज हमारे नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी को बुलाया, बातचीत की। उन्होंने ये भी कहने का काम किया कि आने वाले समय में भी जब भी कभी आवश्यकता पड़ेगी तो पूरी सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी। और कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दिए जाने के फैसले का कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। इसके साथ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी ने भी इसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन लागू किए जाने का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सराहनीय कदम है। इस हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री सहित पूरे भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की कि आखिर क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी हमलावर है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासत की कि किस तरह से वहां पर सियासत इस वक्त चरम पर पहुंच चुकी है। और आपने देखा होगा कि चुनावों से ऐन पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन इस बार जो आरोप बीजेपी, कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर लगा रही है वो गंभीर सवाल खड़ा करती है।
कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर के बीजेपी ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सवाल पूछे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी सवाल पूछे हैं और उनसे पूछा है कि आखिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपनी नीतियां हैं 370 और 35A को लेकर के कांग्रेस उस पर क्या कहती है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस से 10 सवाल पूछकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तो शनिवार को देश भर के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता के लालच में देश हित को दरकिनार कर अलगाववाद और आतंकवाद की गोद में बैठ गई है। बीजेपी ने पूछा कि क्या वह अनुच्छेद 370 वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से जवाब मांगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे ऐसे जो निर्णय बताया है, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर करारा प्रहार करते हुए इसे देश विरोधी बताया और कहा कि यह परिवारवादी पार्टियों को प्रश्रय देने वाला और राज्य में लूट की खुली छूट देने वाला गठबंधन है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने जा रही है जिसने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को बहाल करेंगे। जम्मू और कश्मीर के बीच में विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी भूमिका थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज कश्मीर का जो बदलता दौर है, इसे बदलते दौर में कांग्रेस फिर उस अराजक तत्वों के साथ मिल रही है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। इस बीच विधानसभा चुनावों को लेकर पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ को बिना एजेंडे वाला गठबंधन बताया। चुनावी दौर में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत नई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश हित के खिलाफ और आतंकवाद व अलगाववाद को पोषित करने वाला गठबंधन बताकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जाहिर है कांग्रेस को इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। विक्रमजीत सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो यह बात गौर करने वाली है कि पीडीपी ने भी इस गठबंधन के ऊपर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिना एजेंडे वाला गठबंधन है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी इनके साथ मिली हुई है, उनके साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को इन सब मुद्दों पर सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को फिर से वो नहीं बनाना चाहते हैं, क्या वो पुराने कश्मीर की तरफ लाना चाहते हैं, क्या वो उसको नर्क बनाना चाहते हैं। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है उसी का कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस भी इन्हीं का समर्थन कर रही है कि ये जम्मू कश्मीर को फिर नर्क बनाना चाहते हैं। उन लोगों को चलवाना चाहते हैं जेलों से जो यहाँ पर पत्थरबाज थे, पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे इन्हीं लोगों द्वारा। इन्हीं लोगों ने यहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ था, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे। आज धारा 370 लाएंगे, 2 झंडे लाएंगे, ये सपने हैं, कुछ होने वाला नहीं है, सोचते रहें। लेकिन आज भी वो एक दूसरे को समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि अपना कोई आधार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है। और आज हमारा जो विशेष है वो भी उस हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही है। आज का हमारा जो विशेष है, कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार। कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार, और इसी विषय पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बीजेपी का प्रहार, और इस पर हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और शेख आमिर जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शेख आमिर साहब बहुत स्वागत है आपका। और सुहेल काजमी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काजमी साहब बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अगर हम शेख आमिर आपके पास आना चाहें और समझना चाहें कि एक के बाद एक इतने सारे आरोप लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कम से कम अपना स्टैंड कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना चाहिए 370 और 35A पर सबसे पहले, क्योंकि उससे जुड़े हुए ढेर सारे सवाल हैं। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, इंतखाबात हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, और इनके पास जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इनकी सियासत से परेशान है, और नतीजा तो ये पहले ही समझ चुके हैं। अब इनका मंसूबा और हमारा मंशूर, ये हमारे मंशूर पर बात कर रहे हैं। रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर की बात, मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, मैं पहले से कहता रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास इससे पहले भी आप ही के डिबेट में मैंने कहा था कि जो हमारे पास रोजगार पे जो हम नौकरियों की जो उसका जो तहफ़्फ़ुज़ था, हमारी जमीनों का जो तहफ़्फ़ुज़ था, आप इसको इस तरीके से देखिए। रियासत के दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने जो इनका ट्विटर हैंडल है, वहां से इस रियासत के दर्जे की बात करने को क्या हम एंटी नेशनल हो गए? हम क्या मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं? जब रियासत के दर्जे की हम बात कर रहे हैं, वो ट्वीट इनने बाद में डिलीट कर दिया। तो अपना हक मांगना कहां से एंटी नेशनल हो गया? इसी मुल्क में है, इसी मुल्क के आईन के तहत मुल्क चल रहा है वो, और उसी आईन के तहत हम अगर कोई, जैसे हम हिमाचल के पास भी है, नागालैंड के पास भी एक जो है पैक्ट साइन किया हुआ है, तो जो जियोग्राफिकली हम देखें, पॉलिटिकली हम देखें, इस रियासत ने काफी मुसीबतें झेली हैं। तो अगर हम कोई हक मांग रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात? तो क्या 370 और 35A को वापस रिवोक करने का हक आप मांग रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूं, आप हमें अपना हक दे दीजिए, 470 में दे दीजिए, 570 में दे दीजिए। वो हक है क्या? उसको तो बताइए। हमारे रोजगार का जो तहफ़्फ़ुज़ था, हमारी नौकरियों पे जो तहफ़्फ़ुज़ था, हम 35 साल से इस रियासत में मुझे लगता है शेख आमिर साहब, मुझे लगता है वो तो बढ़ा है। अब तो रिजर्वेशन भी वहां पे हो गया है। 370 हटेगा तो रिजर्वेशन भी जाएगा, जिसका आप लोग पूरे देश भर में पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान ये कहते रहे। तो 370 हटेगा, 35A अगर हटेगा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में खड़े रहेंगे, तब तो ये जिस रोजगार की बात कर रहे हैं वो तो छीनने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, 370 के जो बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, 370 के से क्या क्या मसले पैदा हो रहे हैं, कैसे वो एक रुकावट बन रही है, तरक्की की रुकावट बन रही है, कैसे वो दहशतगर्दी को जो है एक उससे दहशतगर्दी पैदा होती है। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई। जम्मू कश्मीर अगर आप देखें, मुख्तलिफ
जो डेवलपमेंटल इंडिसेस हैं, जम्मू कश्मीर गुजरात मॉडल से बेटर कर रहा था। जम्मू कश्मीर में तरक्की भी थी और 35 साल से दहशतगर्दी को झेल रहे थे, पाकिस्तान के उस आक्रमण को। तो यानी आपका कहना है कि 35A और 370, ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गया, मुझे लगता है दर्शक भी समझ गए होंगे। आप ये कह रहे हैं कि 370 और 35A के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिलहाल जो आरक्षण मिले हैं कुछ लोगों को, आप तो इंटरप्रेट खुद कर रहे हैं मेरे कहने का आप मतलब जो निकाल रहे हैं। अब वो अवाम को आप अपने तरीके से बता रहे हैं। नहीं, आप ही बता दीजिए फिर, चलिए आप बता दीजिए एक बार। देखिए, फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि 30-35 साल से इस रियासत के अवाम ने, यहाँ के सियासतदानों ने, हमारी फौज ने, हमारे पुलिस ने जो झेला है, कितना नुकसान उठाया, जो कुर्बानियां हुई है यहाँ से, तो हम एक खुसूसी दर्जे की जब बात करते हैं, वो दर्जा क्या है? हमारे पास नौकरियों के जो तहफ़्फ़ुज़ था वो हमें लौटा दीजिए, जो हमारे पास जमीनों का जो तहफ़्फ़ुज़ था उसको लौटा दीजिए। यही इसी मुल्क के आईन के तहत मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से आप उसको, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आरपी सिंह साहब, आप काउंटर करना चाहेंगे? आपने इनकी बात सुनी, समझी। आप जो आरक्षण वाली बात है उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन घूम फिर के, चाहे क्लियरली कहा हो चाहे ना कहा हो, लेकिन कहा हो कि ये जरूर कह रहे हैं कि जो चीजें हैं, जो इनका हक हकूक है, उसको वापस लौटना चाहिए। चलिए, मैं इनसे 4-5 मोटी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है उनका जिक्र करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से कश्मीर का अलग झंडा होना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से 1953 का स्टेटस वापस आना चाहिए, जिसके हिसाब से कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री भी हो सकता है। जैसे 1953 से पहले अलग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होता था। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं 370-35 से वापस आना चाहिए। उसके चलते हुए दलितों के जो वोट का अधिकार और दलितों का जो नौकरी का अधिकार वह जाएगा, ये उसके पक्ष में। ऐसे देश भर में तो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, दलितों की बात करते हैं, और वहाँ पर ये दलितों के विरोध में खड़े हैं। अगली बात, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, ये इनके एजेंडा में है या नहीं है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से ट्रेड और व्यापार खोलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान ट्रेड और व्यापार के नाम पर यहाँ पर आतंकवाद फैलाते रहे, ये इनके एजेंडा में है या नहीं, ये बता दें। फिर अगली बात जो है, ये कह रहे हैं कि जो पत्थरबाज थे उन सब पत्थरबाजों को छोड़ना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए 2018 के अंदर 1328 केस आए थे पत्थरबाजी के एक साल में, और पिछले 2 साल में 0 है, बिल्कुल 0 केस है पत्थरबाजी का। तो ये कह रहे हैं नहीं, पत्थरबाजों को छोड़ा जाए। ये भी कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनके परिवारजनों को नौकरी दे सरकार, ये उनके मैनिफेस्टो में है। तो मैं जरा जानकारी दे दूँ, 2018 के अंदर 228 केस थे आतंकवाद के, और इस साल 11 हुए अभी तक, और पिछले साल कुल 46 थे। इनकाउंटर्स 179 थे, पिछले साल 48 है, इस साल 24 हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि ये जो 228 आतंकवादी जो ढेर किए गए, उनके परिवारजनों को जम्मू कश्मीर की सरकार नौकरी दे। एक आखिरी बात और ये बता दें जरूर कि जो अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान और भारत की सेना का जो एक गठबंधन बताया था, उन्होंने कहा था कि भारत की सेना का पाकिस्तान के साथ गठबंधन है, इसलिए आतंकवाद देश में हो रहा है, इसलिए जो आतंकवाद कश्मीर हो रहा है। उनका स्पष्ट कहना था कि इंडियन आर्मी इज इन कल्यूजन विद दी पाकिस्तान फोर्सेस, जहाँ आतंकवादियों के साथ इन कल्यूजन है। तो जरा इसका भी जवाब दे दें कि इनका स्टैंड क्या है। और एक आखिरी बात, एक जगह तो इनका मेल खाता है, वो मेल खाता है चाइना के मामले में। थोड़े दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि चाइना को भारत में इंटरवेंशन कर, जम्मू कश्मीर में इंटरवेंशन करनी चाहिए, और चाइना ही कश्मीर के लिए सुधार कर सकता है जी। और एक करारनामा राहुल गांधी ने भी अंगूठा काट कर दिया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। अब ये दोनों के दोनों चाइना के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसका जवाब ही चाहिए। ठीक है, इसका जवाब शेख आमिर साहब देंगे। उससे पहले सुहेल काज़मी साहब को मैं इस चर्चा में लाना चाहूँगा। सुहेल काज़मी साहब, आपने सुना कि बहुत सारे सवाल दरअसल रेज हो रहे हैं जब एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, बीजेपी बहुत सारे सवाल रेज कर रही है और बहुत सारे गंभीर आरोप हैं जिस पर मुझको लगता है कि कांग्रेस को सीधे तौर पर जवाब देना चाहिए। जो जनता है राज्य की, वो किस तरह से देखती है, और आपको लगता है कि ये सारे विषय जो इलेक्शंस में इसके इर्द गिर्द इलेक्शन होगा? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 373 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद डिबेटेबल नहीं है, उसकी रिव्यू पिटीशन लगी है, और किसी भी निर्णय के बाद हमें उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैनिफेस्टो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, और मैं उसको ऐसे डिस्क्राइब करता हूं कि आपने दाल बनाई है, उसमें 4 आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन तड़का आपने जो है
वो लगाना ही लगाना है, ताकि आप अपील कर सकें अपने वोटर्स को। और उस तड़के में सच्चाई है नहीं है, पीएसए को रिवोक करना किसी भी रीजनल पार्टी का, अगर वो गवर्नमेंट में आती है, उनका प्रीव्यू नहीं है। पाकिस्तान से बात करना ना कांग्रेस की रीजनल कमांड कर सकती है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला। वो डिप्लोमेटिकल टाइज जो होती हैं, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी है, कर सकने की बात नहीं है सुहेल काज़मी साहब, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है, एटलीस्ट आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं, वो तो पब्लिक के सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए, पहली बार मैंने अपने 35-40 साल के कैरियर में देखा कि सारी रीजनल पार्टीज ने बिजली की बात की है, जो महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब की तरह होती हैं, अपनी मैनिफेस्टो में पानी की बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, रिवाइवल ऑफ टूरिज्म सेक्टर की बात की है। जो पहली बार मैंने देखा, ट्रेडिशनल बातों को छोड़ के, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये सेल्फ रूल, सब चीजें छोड़ के पाकिस्तान, अलगाववाद की बात नहीं की है, सिर्फ लोगों के हितों की बात की है। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू कश्मीर में बदला है, और उसका श्रेय जो है 10 साल की नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार को जाता है, जिसने लोगों के तहफ्फुज़ के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया कि लोग खुल के, जहां इलेक्शन में लड़ना नहीं चाहते थे इलेक्शन, आज 25-25 कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और 70% का आंकड़ा जो है वोटिंग परसेंटेज का जाता है। ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में प्रीवियस गवर्नमेंट का 10 साल का बहुत मेहनत है, और उसका फायदा जो है आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी और खुली फिजा में इलेक्शन लड़ेंगी। और किसी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन जिस तरह से हुई है, उसमें जो उत्साह जम्मू कश्मीर के लोगों का दिखा है, वो इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगी। मैनिफेस्टोज आप अपना अपना देते हैं, उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, किस तरह आपने अपील करना है, दैट इज द प्रोरोगेटिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, वो पॉलिटिकल पार्टीज का है, लेकिन निश्चित तौर पर जो आम जनता है वो ये जानना समझना चाहती है कि जो आप अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं उसके आखिर मायने क्या है, उसके पीछे का जो एजेंडा है वो क्या है, ये और ये जानने का जनता को हक है। शेख आमिर साहब, एक तो जो अभी बात सुहेल काज़मी साहब ने कही कि नैरेटिव बदला है, अब जो मैनिफेस्टो है उसमें जिस तरह से जो दूसरे राज्य हैं, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, दूसरे राज्य हैं, जिस तरह से बिजली, पानी और उसकी तमाम बात करते हैं, अब मैनिफेस्टोज चेंज हुए हैं। आप कहते हैं कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, दरअसल यही अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। और उसके अलावा बहुत सारे सवाल आरपी सिंह साहब ने उठाए हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत वाला जो मोड है उसमें रहेंगे, चाइना को लेकर के सवाल उठाया है। ये सारे जो सवाल हैं, इसके जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। फिलहाल आप क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, वो चाइना और ये सब बातें करके गुमराह करना, एक इनकी बातों में कोई फैक्ट नहीं होता है। चाहे आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात करें, कभी ये फैक्ट इनके पास होते नहीं है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार जब थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वजीर थे उमर साहब, तब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत नहीं थी। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जिस पीडीपी को आज गालियां देते हैं उससे पहले देते थे, और सरकार बनाने के बाद जब सरकार टूटी उनकी, जिसको पाकिस्तानी और देशद्रोही कहते हैं, उनके साथ सरकार बनाई और तब उनके साथ मैनिफेस्टो भी बना। अब तो बौखलाहट आप देख रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं था, हमारा उनके साथ प्रीपोल अलायंस नहीं था। आपकी जरा जानकारी ठीक रखिए आप। मैं कश्मीर का बशिंदा हूं, समझिए आप ही नहीं है सर कश्मीर के बशिंदे, तो आधा झूठ मत परोसिए यहाँ पर। नहीं, अगर प्रीपोल अलायंस नहीं था आमिर साहब, तो मैनिफेस्टो एक साथ तो हो ही नहीं सकता। ये तो है मैनिफेस्टो एक है ना। मेरी बात तो सुनिए, मैनिफेस्टो जब कॉमन उन्होंने जब बातचीत चली, जब अलायंस हुआ, वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही बना। ये तो ऐसा नहीं है कि आप वो कहेंगे उसमें कहा था कि कश्मीर के लिए ऑटोनॉमी होगी। हमने कब कहा था? आप मुझे अकेला ना समझ लीजिए, मैं डिबेट में हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए बात करने। आप झूठ नहीं बोल सकते ना, आप कहिए अपनी बात, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उस पे भी हम लोग फैक्ट चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अपनी बात पूरी करिए। ये कौन सा फैक्ट है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि राहुल गांधी ने अंगूठा काट के चाइना। बिल्कुल कहा, मैं तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। बताइए, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के साथ एक करारनामा साइन किया नहीं किया? मैं तो कह रहा हूं, मेरे को मुकदमे लगा दीजिएगा आप इस पे।
अरे इकरारनामा ये इनकी बनाई हुई बातें हैं, इनको लगता है कि अवाम बेवकूफ है। तो कांग्रेस को इसको खंडन करना चाहिए। अगर अवाम देखिए तो राहुल गांधी को आकर इसका खंडन करना चाहिए। ये बात तो बार बार कही जा रही है। देखिए हम उस डिबेट को उस तरफ नहीं ले जाना चाहते आमिर साहब, लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है, उनको आगे आके खंडन करना चाहिए कि हमारा कोई पैक्ट नहीं है। जी, इनका तरीका ये है कि झूठ को इतनी बार बोला जाए कि वो सच लगने लगे, तो ये झूठ को दोहराते रहते हैं, लेकिन वो सच माना नहीं जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है मुकदमा करिएगा, जम्मू कश्मीर की आवाम, आप धीरज रखिए, धीरज रखिए। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है, अगर वो इनकी तंजीम से, इनकी जमात से करारनामा साइन कर रखा नहीं कर रखा। देखिए, अगर ये जम्मू कश्मीर का चुनाव है, जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर इनको लगता है कि वो इन सरकार को, सरकार तो इनकी ही 2014 से तो सरकार इनकी ही चल रही है अभी तक, तो अगर इनको लगता है कि अवाम इनकी सरकार से खुश है, इनकी नीतियों से खुश है, जो भी पॉलिसी इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, जो आप ये बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, इस पर आरपी सिंह साहब का जवाब ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने किसी सवाल का जवाब दिया नहीं शेख आमिर साहब। सवाल मुझे पूछा, बिना सवाल के वो जवाब क्या देंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम है वो अपना नतीजा अपने वोट नहीं, वो तो बिल्कुल देगी, वो तो हमारे आपके चाहने से नहीं है। निश्चित तौर पर जब इलेक्शंस में जाएगी तो वो तो देगी ही, लेकिन आपने अभी फिलहाल बहुत सारे सवालों के जवाब दिए नहीं। मैं आरपी सिंह साहब को चाहूंगा कि आरपी सिंह साहब, ये कुछ प्रश्न इन्होंने उठाए हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, और दूसरी बात ये है कि पहले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आपके साथ थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, तब गलत नहीं थी, तो अब गलत कैसे हो गई? ये मैं चाहूंगा आपका कैमरामैन कृपा कर ये फोटो मैंने दिखा रहा हूं, दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राहुल गांधी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा साइन कर रहे हैं। ये मेरा नहीं फोटोग्राफ, ये गूगल पे मोदी है। जब बिरयानी खाने गए थे तब कौन सा करारनामा साइन करके आ गए थे वहां से? वो बिरयानी खान नवाज के साथ तब कौन सा बिना किसी इनविटेशन के वहां पहुंच गए थे, देश के प्रधानमंत्री, तब कौन सा करारनामा साइन हुआ था? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी एक पार्टी के नाते से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा से। और सुनिएगा, पाकिस्तान हो जा सकते, बाकी लोगों को तो भेज रहे हो। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए थे, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए थे, अब उसका भी हिसाब दे दीजिएगा। तो ये तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं तार मिले हुए। फारूक अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं कि चाइना हमारे इंटरवीन करे, वो भी कहते हैं, और राहुल गांधी साहब जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करारनामा करते हैं, तो कहीं ना कहीं तार मिले हुए हैं। हाँ, बात जरा करें। अरे चाइना लद्दाख में घुसा हुआ है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। रुकिए सर, आप उसका डोकलाम में क्या हुआ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर बैठकर चाइना कर रहे हैं। चाइना से तो आपकी सरकार डरी हुई है। सुन लीजिए शेख आमिर साहब, एक साथ में बोले। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है कि वो चाइना के मुकाबला नहीं कर सकते। अरे कब, कौन सा स्टेटमेंट कब आया है? कहाँ से स्टेटमेंट लेकर आते हैं? ये स्टेटमेंट था, अरे एंथनी साहब का स्टेटमेंट है, वेरी गुड। ये मार्च 2014 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एंथनी साहब ने कहा कि हम चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अरे आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कोई काम नहीं करेंगे, हम छोटी इकोनॉमी है, सड़कें नहीं बनाएंगे, बॉर्डर चाइना बड़ी इकोनॉमी है, करेंगे, बॉर्डर पर हवाई पट्टी नहीं बनाएंगे। ये एंथनी साहब का बयान था पार्लियामेंट के अंदर। आपके पार्टी के सरकार में रहते हुए एंथनी साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था। चलिए मूल मुद्दे पे आए। 2 करोड़ पिछले साल टूरिस्ट आए, 2 करोड़। कभी आपने कल्पना करी थी 2 करोड़ टूरिस्ट आएंगे? आपकी पार्टी तो कहती थी कि आप जिनके साथ गुप्कर अलायंस में थे वो तो कहते थे कि, और इवन फारूक अब्दुल्ला ने कहा आपकी बोलने जा रहा हूं। सुन लीजिए शेख आमिर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा था, और फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था कि तिरंगे को कांधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिलेंगे। ये वर्ड से ना आप उन्हीं के साथ करारनामा कर रहे हैं। फिर ये भी कहा था कि हम जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक धारा 370 और 35 से वापस से नहीं आएगी, ये भी कहा था। परंतु जब वहां पर पंचायत इलेक्शन हुआ, वहां मुंह की चाटना पड़ी। यार डीडीसी इलेक्शन होता ना, कितनी सीटें आई थी आपकी? कुल मिलाकर 21, हमारी आई थी 74। तो आप तो कहीं खड़े नहीं वहां पर। जब वहां पर डेवलपमेंट के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, आप खड़े नहीं वहां पर। तो इसलिए ये सब मत कहानी का ये मूल बात है कि पिछले कुछ सालों में जब से वहां पर गवर्नर राज है, वहां पर 28 नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, 19 पैरामेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर मिलाकर 19 पैरामेडिकल कॉलेज खुले हैं, नए कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, और 50 डिग्री कॉलेजेस खुले हैं। और आपकी जीडीपी भी देख लीजिए आपकी कैसे ग्रो करी है। वो इसलिए ग्रो करी कि वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं, और इस साल भी लगभग जो मेरी जानकारी है कोई 1 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट पार कर चुके हैं। अभी तो साल बाकी है। तो इसलिए आप कृपा कर लोगों को गुमराह मत करिए। भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार थी,
और एक परिवारवाद के चलते हुए सारी देश का नुकसान किया। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की दोस्ती ने कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया। 1979 के अंदर सरकार बनाई और फिर भाग गए थे फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके जो दोस्त हैं वो लंदन भाग गए थे यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को कत्लो गारत होने। ठीक है, हमारे पास आज वैसे तो अपने आप को बड़ा पंडित कहते हैं, अपने आप कहते हैं हम कश्मीरी पंडित हैं। आपके मुंह से एक अक्षर नहीं निकलता कश्मीरी पंडितों के पक्ष के अंदर। ऊपर से जनेऊ पहनता हुआ दिखाते हैं, परंतु अंदर खाते आप पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारे पास चर्चा के लिए बस इतना ही वक्त है। आरपी सिंह साहब, शेख आमिर साहब और सुहेल काजमी साहब, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे लाल आतंक को किस तरह से जड़ से खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में थे, जहां पर उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उससे जुड़ी हुई एक समीक्षा बैठक की। दरअसल उसमें महामंथन किया, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 7 प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ में। और इस वक्त फिर यह संकल्प दोहराया गया कि अब इनके ऊपर आखिरी प्रहार करने का वक्त आ गया है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को इस देश से समूल रूप से जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई। और साथ ही साथ कहा गया कि नक्सलियों के सरेंडर को लेकर के एक नई पॉलिसी लाई जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर में हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित 7 राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर भी शिरकत किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वामपंथ नक्सलवाद को खत्म करने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या अब अंतिम चरण में है और हम मार्च 2026 तक इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य, महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर, नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद को एक बड़ी चुनौती बताया और कहा कि सरकार जल्द ही क्षेत्र में एक विशेष नक्सल आत्मसमर्पण नीति लेकर आएगी। लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो। इनको साक्षर बनाने के लिए
छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा, ये तय हुआ है। तेंदुपत्ता की खरीदी में आमूलचूर हम परिवर्तन भी करेंगे। एनआईए के तर्ज पर एसआईए बनाकर जो शुरुआत की है, इसको और स्ट्रेंथी कर हम जो 2 सिद्धि का प्रमाण है उसको भी बढ़ाएंगे। एक नए लुक के साथ सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख्य प्राकट्य बैठक स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर द्वारिकेश्वर लाल जी महाराज द्वारा उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रतिमा भेंट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिनों के अमेरिका के दौरे पर है और यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर जो समझौते हो रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। सोनोबॉय पनडुब्बी रोधी जो युद्धक है वो खरीदने के लिए अमेरिका की सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये युद्धक कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से ये जो भारत की जो ताकत है उसको बढ़ाएगा, ये समझने की जरूरत है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। उन्होंने उभरती भू राजनीतिक स्थिति और कुछ मुख्य क्षेत्रीय सुरक्षा विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग परियोजनाओं और उन संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की जहां दोनों देशों के उद्योग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए अमेरिका ने भारत को एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसे भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टरों के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस करार की अनुमानित लागत $52.8 मिलियन होगी। समझौते से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने पिछले साल हस्ताक्षरित भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप पर भी चर्चा की, जिससे दोनों देशों में रक्षा उद्योग में बदलाव आने की संभावना है। India and the US enjoy a comprehensive global strategic partnership covering almost all areas of human endeavor. This is driven by shared democratic values, convergence of interests on a range of issues, and vibrant people-to-people contact. Excellency, our bilateral relationship has also seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security, and industrial cooperation. रक्षा मंत्री ने वाशिंगटन डीसी में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिकी निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और एक स्थायी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक साझेदारी के लिए रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करना चाहता है, जिससे उभरती चुनौतियों से निपटा जा सके। रक्षा मंत्री ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। डीडी न्यूज के लिए वाशिंगटन से अक्षय डोगरे की रिपोर्ट। और अब बात प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड का दौरा पूरा करके स्वदेश वापस आ चुके हैं और ये जो उनका यूक्रेन का दौरा रहा ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। पूरी दुनिया भर की निगाहें इस दौरे के ऊपर रही और सबसे खास बात है कि इस दौरान जो उन्होंने युद्ध को लेकर के और शांति को लेकर के जो अपना संदेश दिया वो बेहद महत्वपूर्ण रहा और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद खास रहा क्योंकि उनके यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें रहीं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिले और युद्ध को लेकर अपनी बात रखी, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यूक्रेन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना
कि यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत तटस्थ की भूमिका में नहीं है, बल्कि शांति का पक्षधर है, बड़ा संदेश दे गया। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यह भी मानता है कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता, डायलॉग, डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यूक्रेन की यात्रा से पीएम मोदी ने संतुलन साधने और सभी पक्षों को शांति के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। पीएम मोदी का ये कदम शांति और स्थिरता के लिए सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास है, क्योंकि पीएम मोदी ने यूक्रेन की धरती से एक ग्लोबल नैरेटिव दिया है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत इस युद्ध को समाप्त कराने के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत किस तरह से एक मजबूत देश के तौर पर उभर रहा है। अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी देश में बढ़ती हुई लखपति दीदियों की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। लखपति दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी और वर्तमान समय में देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार तेजी के साथ 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिला जुटेंगी और वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं भी जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में
लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। हमने ये लखपति दीदी की योजना अंतर्गत जो हमें एक प्रॉफिट हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमारा अभी इनकम और ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इसकी वजह से और हम ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के सर है, उसने हमें लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने मेरा बिजनेस अच्छे से शुरू किया और CIF लेके मैंने दुग्ध व्यवसाय किया। उसके बाद मेरी जो आमदनी इनकम थी वो बढ़ गई। मैं लखपति दीदी का प्रशिक्षण लिया और मेरे अभी लखपति है 1 लाख मिलता है। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं। फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में महिलाओं को किफायती बीमा कवरेज का लाभ मिलता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है। लखपति दीदी योजना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास देती हैं। जलगांव से शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां देश भर से चुनिंदा लखपति दीदी शामिल होंगी। लखपति दीदी ऐसी योजना है जहां महिलाओं का प्रशिक्षण किया जाता है और खेती-बाड़ी के लिए आधुनिक तौर तरीके उन्हें सिखाए जाते हैं। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं, देश के कृषि को भी काफी फायदा हो रहा है। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, जलगांव। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हम न्यूज़ नाइट के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और आपको हम छोड़े जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप उनको देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने सरायकेला पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन में वो अपनी स्थिति साफ करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के भविष्य के लिए वो नया संगठन बना सकते हैं या तो किसी अच्छे मित्र के साथ जाएंगे। भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च कर दिया है। रूमी 1 को चेन्नई के थिरुविदंदई से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। भारत के रक्षा निर्यात 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का रक्षा निर्यात 30% बढ़ा है। इससे सरकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के व्यापार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिली है। साथ ही वैश्विक संघर्षों और सरकार की पहल के चलते पिछले दशक में भारत के रक्षा निर्यात में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है।
नई दिल्ली में आयोजित 10वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई को केवल एक छोटे उद्यम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई एक बड़ी ताकत है और शायद ही कोई ऐसी बड़ी यूनिट होगी जो एमएसएमई पर निर्भर नहीं करती हो। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मणिपुर के दौरे पर हैं। सुरक्षा की स्थिति पर सेना प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में विश्वास और शांति कायम करने के उद्देश्य से सभी समुदायों को एक साथ लाने पर काम हो रहा है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो।